Hello, literature lovers. Hope you all are doing great. Welcome to Lit Wit Club. And today's topic is mastering poetry. Okay, मीन्स आज के वीडियो में हम मीटर, राइम, स्ट्रेस, स्टेंजा इन सब चीजों को समझेंगे कि मीटर क्या होता है, राइम क्या होता है, स्टेंजा क्या होता है, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, ये सब चीजें क्या होती हैं। आज के हम वीडियो में समझेंगे इस चीज को। तो स्टार्टिंग करते हैं सेलेबल से। सेलेबल क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमको जानने की जरूरत है, फिर हम धीरे धीरे आगे इसमें बढ़ेंगे। ओके, तो जब हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहले साउंड्स जो जनरेट होते हैं या जो आवाज आती है जिसकी वजह से एक मेलोडी क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं सेलेबल है। सेलेबल क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड। ओके, तो जैसे हर एक चीज का एक यूनिट होता है। जैसे हम जब बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो उसमें जो सेल होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हम किसी घर की बात करें तो उसमें ईंट जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है। इसी तरीके से लैंग्वेज का भी अपना एक यूनिट होता है। जैसे सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस से छोटा क्या होगा? वर्ड होगा। वर्ड से छोटा क्या होगा? लेटर होगा। हाँ, लेटर से छोटा क्या होता है? साउंड होता है। ओके, साउंड में भी जब हम केवल एक साउंड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या अटर करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, और उसमें केवल एक बार ही कुछ बोलना होता है, उसमें और कोई साउंड ऐड ऑन नहीं होता। जैसे जब हम क बोल रहे होते हैं, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हम क प्लस अ बोल रहे होते हैं। ओके, बट जब हम सिंपली अ बोलते हैं तो हम अ ही बोलते हैं, है ना? तो ये अपने आप में एक सिंगल यूनिट हो जाता है। तो इसी को अगर जब हम पोएट्री की भाषा में आते हैं तो उसको हम लोग सेलेबल कहते हैं। सेलेबल कहते हैं। तो एक सेलेबल मतलब कि जब हम कोई भी उच्चारण कर रहे हो और उसमें एक बार में बोल देते हैं हम, एक साउंड को एक बार में उसमें बिना रुके, बिना पॉज लिए जब हम बोलते हैं तो उसको ही हम सेलेबल कहते हैं। तो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड। ठीक है, सिंगल रहता है और अनइंटरप्टेड रहता है, मतलब उसमें कहीं ब्रेक नहीं होता है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वाउल साउंड। ठीक है, तो उसमें एक वाउल साउंड रहेगा ही रहेगा। ये इस लेवल को पहचानने का एक ट्रिक कह सकते हो, या एक जो भी समझ लो उस चीज को, कि जब भी कोई लेवल रहेगा तो उसमें इन पांचों जो वावल्स हम जानते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से कोई एक साउंड आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। विदाउट वावल साउंड सिलेबल कंप्लीट होगा ही नहीं। ओके, मे इंक्लूड कॉन्सोनेंट बिफोर एंड आफ्टर इट। ठीक है, तो अब इससे पहले भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, ये वॉल्स से पहले भी, और वॉल्स के बाद भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। ओके, तो इससे मिलके बनता है सलेबल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, वन सलेबल वर्ड्स, जैसे हम जब कैट बोलते हैं या डॉग बोलते हैं या सन बोलते हैं, तो आप देखो कैट एक बार में कंप्लीट हो जा रहा है उसमें, लेकिन एक आप देखोगे ए, जो कि एक साउंड आ रहा है, क अ ट। ठीक है, तो कैट, डॉग, सन। ओके, नाउ अब टू सिलेबल्स को समझो तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। जैसे जब हम हैप्पी बोलते हैं, ओके, नाउ हैप्पी जब आप बोलते हो तो हैप्पी। ओके, ऐसा नहीं कि हैप्पी एक बार में बोलते हैं। जैसे कैट आपने एक बार में बोल दिया, कैट में कहीं बीच में रुके नहीं रुके, लेकिन हैप्पी जब हम बोल रहे हैं तो हैप्पी। ओके, ऐसा हो रहा है। या टेबल, रन, इन। ओके, तो ये टू सिलेबल्स है, मतलब एक वर्ड एक ही है। हाँ, वर्ड एक ही है लेकिन उसमें दो सिलेबल्स है। ओके, यहाँ पे हम एक बार रन बोलने के बाद हल्का सा पॉज लेके फिर हम इंग पे आ रहे हैं। ठीक है, या टेबल, हैप्पी। ओके, तो हम हल्का सा उसमें पॉज ले रहे हैं ना। थर्ड सिलेबल्स देखो, एलिफेंट, कंप्यूटर, टोमेटो। ठीक है, तो इसको जब आप बोलते हो तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में हल्का सा पॉज लेते हो। और आप देखोगे ए में एक वॉल्स है, ए ली में एक वॉल है, फ्रंट में एक वॉल, कंप्यूटर, इन सभी में तो सेलेबल पहचानने का साउंड में वो आपको दिखना चाहिए ना। आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ स्पेलिंग में वॉल्स देखना है। ओके, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड, साउंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। और उसमें आपको कहीं ना कहीं ये वॉल्स समझ में आएगा, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा इसमें इतने सेलेबल्स हैं। ओके, जैसे ये इसमें भी जो सेलेबल्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रेस्ड, या जिसको हम स्ट्रॉन्गर सेलेबल कहते हैं। ठीक है, वो हम कार में समझेंगे उस चीज को। फिर और एक वीक स्ट्रेस्ड होता है, या लाइट, या उसी को हम अनस्ट्रेस्ड कहते हैं। जैसे जब हम कार बोल रहे हैं या कैट बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा पहले ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। बेसिकली दो या तीन सेलेबल्स वाले में ये होता है। जैसे हैप्पी को हम लेते हैं, हैप्पी। ठीक है, तो हमारा जो पी वाला साउंड है वो है वाले साउंड से थोड़ा सा कम है ना। हैप्पी बोलने में हम हैप्पी है पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारा इस पे ज्यादा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा आ रहा है। तो हैप्पी, टेबल, रनिंग। ओके, तो किसी में पहले स्ट्रेस हो जाएगा, किसी में बाद में स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब सिलेबस, कुछ सिलेबस जो होते हैं जिसको हम जिसपे फोर्स ज्यादा देते हैं उसको स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेस्ड सिलेबस कहेंगे। हाँ, सिलेबस कहेंगे। और जिसपे हम कह लो कि वीक, थोड़ा सा कम प्रेशर देंगे, उसको हम लोग वीक या लाइट या अनस्ट्रेस्ड सिलेबस कहते हैं। ठीक है, तो सिलेबल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब सिलेबल्स के बाद जो आता है पोएट्री में, वो आता है रिदम। रिदम समझ रहे हो? सो रिदम क्या होता है, राइम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिदम क्या होता है, एक पोएट्री में जो लाइन होती है, सपोज ये स्टेजा की एक लाइन है, तो इसमें उतार चढ़ाव आता है। ओके, इस उतार चढ़ाव को ही हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक लाइन है, ओके, इसमें कभी हम किसी साउंड को स्ट्रेस देंगे, किसी साउंड को हम अनस्ट्रेस करेंगे, तो इसके उतार चढ़ाव से क्या होता है, एक म्यूजिकल क्वालिटी डेवलप होती है, एक फ्लो, एक बीट डेवलप होता है। ओके, उसी को हम रिदम कहते हैं। तो रिदम क्या है, रिदम इज अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जो सिलेबल्स हैं, ओके, जो वर्ड्स में हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि कार वन सिलेबल का है, हम टेबल टू सिलेबल्स का है, तो अब उस टेबल को जब हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं उस टेबल का, तो उसमें हम पहले पे थोड़ा सा ज्यादा स्टेज है, टेबल। ठीक है, तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो एक रिदम क्रिएट होता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हम अब ट्विंकल 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 अगर प्लेन बोलेंगे तो उतना रिदम नहीं आता ना। हम एज ए हिंदी स्पीकिंग पर्सन हम बात कर रहे हैं, तो हमारे हिंदी लैंग्वेज में या इंडियन लैंग्वेजेस में उतार चढ़ाव नहीं होता है, हम बहुत स्ट्रेट बोल रहे होते हैं ना, उसमें कहीं ऊपर नीचे नहीं बोलते हैं। ओके, जैसे हमको कभी बोलना है ए, तो हम वहां पे स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन सिंपली तो हम ए बोल के काम चला लेते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि उनके लैंग्वेज में ही उतार चढ़ाव रहता है, जो कि हम जब हम किसी इंग्लिश पर्सन को सुनते हैं तो उसका इंग्लिश और हमारे इंग्लिश में यही डिफरेंस हो जाता है कि उनकी इंग्लिश में कहीं ना कहीं सिलेबल्स पे फोकस किया जाता है, कहाँ स्ट्रेस करना है, कहाँ पे अनस्ट्रेस करना है, किस लेवल पे ज्यादा फोर्स देना है, और किस पे कम देना है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, इसीलिए हिंदी गाना गाने से पहले हमें हिंदी संगीत को सीखना पड़ता है। हाँ, शास्त्रीय संगीत को सीखना पड़ता है, तो उसमें वो उतार चढ़ाव लय आता है ना। लेकिन इंग्लिश में कोई भी गाना गा लेता है, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश स्पीकिंग कोई भी सिंगर बन जाता है। रीजन क्या है कि वहां पे उनके में स्ट्रेस अनस्ट्रेस बचपन से लोग बोल रहे हैं। ओके, तो उनके इंटोनेशन में कह लो कि उतार चढ़ाव में कोई अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमें जब ट्विंकल ट्विंकल बोलना होगा, तो हमें सीखना होगा कि ट्विंकल में टी पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, कल पे कम, ट्विंकल ट्विंकल। ओके, दैट इज सो। रिदम क्या है कि यही पैटर्न, स्ट्रेस अनस्ट्रेस जो सिलेबल्स है, उनके पैटर्न को पोएट्री की लाइन में जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। इट गिव्स पोएट्री इट्स म्यूजिकल क्वालिटी, फ्लो, मच लाइक अ बीट इन म्यूजिक। ठीक है, तो म्यूजिक में जैसे बीट होता है, वैसे ही पोएट्री के में ये म्यूजिकल क्वालिटीज डेवलप करने का काम करता है। कौन, रिदम, ये जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है। लाइक यहाँ पे आप देखते हो कि सेल आई कंपेयर दैट टू अ समझ रहे, ऐसे सिंपली मैंने बोल दिया, उसमें कोई भी कह लो एक तरीके से म्यूजिकल क्वालिटी नहीं है, कोई फ्लो नहीं है, कोई इमोशन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने एक प्लेन प्रोज की तरह पोएट्री पढ़ी पढ़ी है। तो हम इंग्लिश की पोएट्री कहीं ना कहीं प्रोज के लेवल पे या प्रोज की तरीके से पढ़ते हैं, इस वजह से उसमें कोई म्यूजिकल क्वालिटी नहीं आता है। बट वही सलाई कंपेयर्स डाई टू समर्स डे करके ऐसे कुछ, हम जब उसमें, मैं उतना अच्छा से नहीं बोल पा रहा हूँ बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें एक म्यूजिकल क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे इसको ही हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं, कि ऐसे क्या, sell, I, compare, die, to, summer's day। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम उसमें उतार चढ़ाव ला रहे हैं, दैट इज रिदम। अब रिदम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है किसी पोएट्री में? पहली तो इट क्रिएट म्यूजिकलिटी एंड एनहांस द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। ठीक है, म्यूजिकलिटी, म्यूजिकल क्वालिटी इसमें डेवलप करता है पोएट्री में, और ये पोएट्री की जो ब्यूटी है उसको और इनहेंस करता है। दूसरा, इससे मेमोराइजेशन इजियर हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो कॉमन ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था, इंग्लिश या हिंदी या किसी में, तो उसमें आप देखते थे कि एक रिदम की वजह से चीजें लर्न करना थोड़ी सी इजी रहती थी। हाँ, इट emphasizes मीनिंग एंड इमोशंस ऑफ द पोएम, इमोशन इन द पोएम। ओके, तो नाउ जब हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, तो वो इम्फेसिस करते हैं कहीं ना कहीं कि ये वर्ड को समझो या इस इमोशन को समझो। ओके, तो दैट इज रिदम। नाउ रिदम के एलिमेंट्स भी कुछ होते हैं, रिदम में और भी चीजें होती हैं। लाइक जब हम रिदम की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है कि मीटर। मीटर क्या है, बेसिकली स्ट्रेस अनस्ट्रेस जो सेलेबल्स हमने देखा है, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब किसी में स्ट्रेस पहले आ जाएगा, अनस्ट्रेस बाद में आ जाएगा, किसी वर्ड में तो वो एक पैटर्न चल रहा है कि सब में वही स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस, सभी वर्ड में वैसे ही हम बोल रहे हैं। किसी में अनस्ट्रेस पहले आ जाएगा, स्ट्रेस बाद में आ जाएगा, तो वही पैटर्न चल रहा है लाइन में पूरे। तो इसको, ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। जैसे आयम्बिक मीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है, वो हम आगे और डिटेल में समझेंगे। नाउ नाउ रिदम का एक फुट, जैसे ये एक है, तो इसको हम लोग फीट बोलते हैं। और ऐसे अलग अलग है ना लाइन में, एक ही लाइन में कई स्ट्रेस अनस्ट्रेस कह लो यूनिट रहेंगे, तो इन बेसिक यूनिट्स को ही हम क्या कहते हैं, फीट कहते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है फुट। ओके, ये जानते रहना।
तो जब हम रिदम की बात करते हैं तो उसमें मीटर आ जाता है। मीटर क्या है? ये कंप्लीट जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम, जैसे होता है ना कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे स्ट्रमिंग पैटर्न होता है गिटार में। ओके, तो वैसे ही मीटर में भी होता है। ठीक है, और एक जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं फीट, और ये सभी को कह देंगे फुट। ओके, रिपीटिशन आप समझ ही रहे हो, साउंड का रिपीटिशन, वर्ड का, फ्रेजेस का रिपीटिशन होता रहता है। सो एक रिदमिक कह लो कि इफेक्ट डेवलप होता है। फिर राइम है। राइम जैसे कि कोई वर्ड नाइट है, लाइट है, ये एक ही जैसे, राइट है, एक ही जैसे सिमिलर एंडिंग है, ठीक है, साउंड में। सो दैट इज राइम। फिर उसके बाद कसूरा एंड इंजम्बमेंट है। कसूरा क्या होता है? अ पॉज इन अ लाइन ऑफन मेक मार्क्ड बाय पंक्चुएशन। ठीक है, जैसे हम स्टेंजा लिख रहे हैं और लास्ट में कहीं फुल स्टॉप दे दिया, तो ये जो फुल स्टॉप है, यहाँ पे एक पॉज आएगा ना, फुल स्टॉप का मतलब ही पॉज लेना है। तो ये स्टेंजा के फॉर्म में या पोइट्री में इसको कसूरा कहेंगे। ठीक, ये जानते रहेंगे। और इंजम्बमेंट क्या है? कि ये पोइट्री में कहीं कोई थॉट में या लाइन में कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं रहेगा या पॉज नहीं रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन स्टार्ट रहेगा विदाउट टेकिंग एनी पॉज। ठीक है, तो इसको हम इंजम्बमेंट कहेंगे। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट मतलब अपोजिट कह लो है। तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रिदम्स। ओके, नाउ अब इसमें हम मीटर समझते हैं। ठीक है, मीटर क्या होता है? तो मीटर इज द रीअकरेंस ऑफ रेगुलर यूनिट्स ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, तो ये प्रोमिनेंट फीचर होता है मीटर। क्या होता है उसमें कि एक यूनिट जो है, कोई यूनिट, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, सपोज कर लो कि हम पहला जो वर्ड है वो साउंड है, उसको हम स्ट्रेस करेंगे, उसको तेजी से बोलेंगे, और दूसरे को धीमे बोलेंगे। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब इसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं पूरे लाइन में। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? ये मीटर हो गया। इस पैटर्न को ही हम क्या कह सकते हैं? मीटर कह सकते हैं। और ये बार बार रीअकर करता है, उसी को हम मीटर कहते हैं। और ये एक प्रोमिनेंट फीचर है, मेन फीचर है साउंड लैंग्वेज में। ठीक है, या पोइट्री का ये एक मेन कह लो इंपॉर्टेंट फीचर है। It provides a musical quality or to poetry and helps in maintaining a steady flow of the word। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक म्यूजिकल क्वालिटी के साथ साथ स्टडी फ्लो ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के फ्लो में, मतलब कि किसी वर्ड को हम ज्यादा देर तक नहीं बोल रहे हैं, किसी को कम देर तक नहीं बोल रहे हैं। ओके, एक प्रॉपर फंक्शनिंग वर्ड का हम करते हैं लाइंस में। किसी वर्ड पे बहुत ज्यादा देर रुकना नहीं है, बहुत ज्यादा देर बहुत कम भी नहीं रुकना है। इसको ही हम मीटर में ये सब चीजें देखते हैं। नाउ द स्टडी ऑफ पोएटिक मीटर इज कॉल्ड प्रोसिडी। ठीक है, ये भी एक कह लो कि आ सकता है कि साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, कि किसी वर्ड्स को समझना या जानने की साइंस को ही हम प्रोसिडी कहते हैं। इसको, इसके रूल्स को ही हम रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन ऑफ अ पोएट्री। ठीक है, किसी पोएट्री के लाइन के स्ट्रक्चर को समझने को ही उसमें जो रूल्स हैं उसको ही हम प्रोसिडी कहते हैं, उसकी स्टडी को हम प्रोसिडी कहते हैं। और वो एक लाइन में जो भी पैटर्न होता है उसको हम मीटर कहते हैं। मतलब द मीटर इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीकर स्ट्रेस ऑन द syllables कंपोजिंग अ वर्ड इन अ वर्स लाइन। ओके, तो मीटर का सबसे पहला जो बात है वो ये है कि मीटर जो है कि वो डिटरमाइंड कैसे होता है। उसमें पैटर्न देखा जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक स्ट्रेस के ऊपर। सिलेबस के ऊपर, किसके ऊपर स्ट्रॉन्ग है, किसके ऊपर वीक स्ट्रेस है, और उसके पैटर्न को हम वर्ड्स की लाइन में कंपोज करते हैं, वर्ड्स लाइन में देखते हैं किस वर्ड पे, उसी को हम मीटर कहते हैं। ये तो हमने पहले भी बात किया। और जो स्ट्रॉन्गर होता है उसको स्ट्रेस्ड कहते हैं, और जो वीकर वन होता है उसको अनस्ट्रेस्ड कहते हैं। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड समझते रहोगे। which what the ear perceive, not ear, it's ear होगा। हाँ, ear perceived as a stronger stress is not an absolute quantity but it is relative to the degree of stress in the adjustance level। ठीक है, now अब जैसे हम टेबल बोल रहे हैं, अब यहाँ पे ये टी जो है वो स्ट्रेस है, बल जो है कि वो अनस्ट्रेस है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो है वो हमेशा स्ट्रेस ही रहेगा। वो कंपेयर करेगा कि हम किस पे फोर्स ज्यादा देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम धीरे से बोले, बल हम तेज से बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर किसी में वो स्ट्रॉन्ग से लेवल है तो वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो डिपेंड करता है पोएट्री में किस बात पे एम्फेसाइज देना चाहता है राइटर। हाँ, सो ये है थ्री मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग वेयर द स्ट्रेस फॉल्स इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि हम इस कैसे समझेंगे कि किस वर्ड को स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, किस पे स्ट्रेस ज्यादा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वर्ड एक्सेंट। वर्ड के लेवल पे पहले हम देखते हैं कि इन द वर्ड ऑफ मोर देन वन syllable इन द नाउन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड रहेगा तो उसमें जो नाउन है वो अपने आप में, कई वर्ड्स हैं सपोज, ठीक है, तो उसमें जो नाउन रहेगा वो अपने आप में कह लो कि पहले वही स्ट्रेस लेवल रहेगा। हम्म, या फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेस फॉल इन द फर्स्ट syllable। जैसे इसमें है कि वर्ड रहेगा तो उसमें जो पहला लेटर रहेगा, वॉवल्स जो आएगा, वहीं पे कह लो स्ट्रेस रहेगा। जैसे एक्सेंट, एक्सेंट ये एक नाउन है, तो नाउन में बेसिकली पहले ही साउंड में एक कह लो वो रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो ऐसे समझ सकते हो। नाउ अगर सेंटेंस और फ्रेज की बात करें,
ओके, तो जहाँ पे भी देयर इज ऑल्सो मेनी मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक जिसमें एक ही सिलेबल रहता है, जैसे कि हमने कार की बात की थी, हमने कैट की बात की थी, हमने डॉग की बात की, सन की, वो क्या है, मोनोसिलेबल है, जिसमें एक ही सिलेबल है। देयर इज ऑल्सो मेनी मोनोसिलेबल वर्ड इन द लैंग्वेज ऑन विच of the these in a sentence or phrase. This stress will fall depends on the grammar function of the word. Normally put strongest on stress on noun, verbs and adjectives, for example then on article or preposition। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस रहता है तो उसमें जैसे कोई लाइन है, उसमें हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब जो है उसको स्ट्रेस करते हैं, और उसमें आर्टिकल और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन है, जैसे ऑफ, इन, द, इस पे हम क्या करते हैं, अनस्ट्रेस रखते हैं, उसको हम वीक्स लेवल रखते हैं, या अनस्ट्रेस लेवल रखते हैं। और जो नाउन है, प्रेपोजिशन, नाउन है, वर्ब है, ठीक है, ये इनको हम लोग, एडजेक्टिव है, इसको हम स्ट्रेस लेवल्स रखते हैं। तो ये तो वर्ड के लेवल पे हम पहले नाउन जो रहता है, उसमें एक्सेंट जो रहता है, पहले वाउल जो आता है उसको हम कर देते हैं। अगर सेंटेंस ऑफ फ्रेज की बात करें तो उसमें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स जो वर्ड रहते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस, और जो आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन जैसे छोटे वर्ड्स रहते हैं, मोनोसिलेबिक रहते हैं, उनको हम अनस्ट्रेस रखते हैं। बेसिकली यही होता है जनरली, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एकदम एक फास्ट एंड रिजिड रूल है। ओके, ये भी चेंज होता है। नाउ जब हम मेट्रिकल एक्सेंट की बात करते हैं, अनदर डिटर्मिनेशन ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस इन द प्रिवेलिंग मेट्रिकल एक्सेंट विच इज द बीट दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट in accordance with the stress pattern that is established earlier in the magical composition। okay, so uh, जो कंपोजिशन है उसमें राइटर ने या पोएट ने जो एक कह लो एक पैटर्न दे दिया है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस समझते हैं। नाउ एक्सेंट क्या होता है, तो एक्सेंट इट इन्वॉल्व्स वेरिएशन इन पंक्चुएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, बट आल्सो बट डज नॉट यूजुअली अफेक्ट ग्रामर एंड वोकैब। ठीक है, तो एक्सेंट क्या होता है कि ये आपके पंक्चुएशन में, प्रोनाउंसिएशन में, नॉट पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रेस और इंटोनेशन की बात करता है, मतलब उतार चढ़ाव जो होता है, आप बोलते हैं जो वर्ड। ओके, तो जिन वर्ड्स के में जो वेरिएशन आता है, जैसे अनदर डिटर्मिनेशन ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस इन द प्रिवेलिंग। ओके, तो जैसे हम जब अप डाउन कर रहे हैं, जो वेरिएशन ला रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेंट कहते हैं। ठीक है, it is possible to distinguish a number of degrees of syllable stress in English speech, but the most common and general use fashion of analyzing and classifying the standard English meter is binary। Now, सिलेबल्स को हम कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में जो सबसे बेसिक और जनरल रूल फॉलो किया जाता है वो देखा जाता है कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस यूनिट की बात, बाइनरी मतलब दो होते हैं, उसी से हम वीक और स्ट्रांग सिलेबल से ही। ओके, कुछ ऐसे सिलेबल्स भी होते हैं जो वीक और स्ट्रांग के बीच में आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं देते, बहुत ज्यादा उस पर वीक भी नहीं रहता, बट उसको हम नहीं काउंट करते। तो हम हमेशा बाइनरी, मतलब एक स्ट्रेस होगा तो उसके कंपेरिजन में दूसरा अनस्ट्रेस होगा। ओके, सिंपली यही होता है। ओके, और ये दो कैटेगरीज वही स्ट्रांग और वीक की बात है। अब एक फुट क्या होता है, वही स्ट्रांग और वीक सिलेबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये एक फुट है। हाँ, फिट। ओके, उसको हम कहते हैं। नाउ स्ट्रांग सिलेबल्स को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, इसका मार्क ये ऊपर, जैसे कोई वर्ड हमने लिखा, जैसे कैट लिख दिया और एक ऊपर हमने ऐसे मार्क कर दिया, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे कैट। ओके, और अगर वहीं पे हम कैट के ऊपर ऐसे मार्क कर देते हैं, मतलब वीक सिलेबल, तो उसको कैसे कहेंगे, कैट, सिंपली। तो उसी को लाइट सिलेबल्स भी कहते हैं, उसी को अनस्ट्रेस भी कहते हैं। तो बेसिकली दो ही तरीके के ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं। सो कॉमन मेट्रिकल फीड्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन या पैटर्न जो फीड का है वो अलग अलग होता है। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन है वो है आयम्बिक। ओके, सो आयम्बिक में क्या होता है, जो पहला सिलेबल होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड, उसके बाद वाला जो सिलेबल होता है वो होता है स्ट्रेस, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे, थॉमस ग्रे का एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड की पहली लाइन है ये। अब इसमें आप देखोगे कि जो हम द है उस पे ये अनस्ट्रेस का साइन बना हुआ है, फिर कर पे स्ट्रेस का, तो इसको कैसे बोलेंगे, द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। ओके, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ओके, तो ये हम बार बार सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मेट्रिकल फीट, कॉमन मेट्रिकल फीट्स हैं ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ओके, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे आयम्बिक। एनापेस्टिक देखो क्या है, कि टू अनस्ट्रेस्ड syllables follows by a stressed। अब इसमें क्या है एनापेस्ट में, कि दो अनस्ट्रेस पहले रहेगा फिर एक स्ट्रेस रहेगा। जैसे द एस सर यन। ओके, सर यन। ओके, यहाँ पे क्या है, हमने दो अनस्ट्रेस पहले किया, द एस एन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम पहले दो को अनस्ट्रेस बोल रहे हैं, फिर एक पे स्ट्रेस दे रहे हैं, देन उसी पे फिर अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस फिर डाउन, केम डाउन।
लाइक अ वुल्फ ऑन द फोल्ड। ओके, तो ये हो गया एनापेस्टिक, जिसमें हम पहले टू अनस्ट्रेस लेवल्स रहते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेस लेवल आता है ना, यहाँ पे दो अनस्ट्रेस, ये तीन तीन का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम फीट कहते हैं। ये एक फीट है। हम्म, ऐसे अलग अलग फीट होता है। ओके, ये एनापेस्टिक का हो गया। फिर टॉर्की है। टॉर्की में क्या है, एक स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस सिलेबल्स। ठीक है, स्ट्रेस है टाइगर बर्निंग ब्राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये टॉर्की है। उसमें आयम्बिक का जस्ट अपोजिट है, आयम्बिक में पहले अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस है, टॉर्की में क्या है, पहले स्ट्रेस है फिर अनस्ट्रेस है। ओके, टाइगर टाइगर बर्निंग राइट। ओके, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ओके, सो ये क्या है, ये आपका टॉर्की हो गया। फिर डैक्टिल, डक्टाइलिक में क्या है कि स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस। ठीक है, ये एनापेस्टिक का अपोजिट है। ओके, वहां पे क्या है, दो अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, यहाँ पे एक स्ट्रेस फिर दो अनस्ट्रेस। ओके, इव विथ हर बास्केट वॉज। ओके, सो ये आपका अनस्ट्रेस हो गया डक्टाइलिक। ओके, ये चार कॉमन मेट्रिकल फीड्स है। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन जनरल यूज होता है वो है आयम्बिक। ओके, फिर इसके अलावा भी दो और है, स्पॉन्डेइक। स्पॉन्डेइक में क्या है, टू सक्सेसिव सिलेबल्स विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। ठीक है, स्पॉन्डेइक में क्या होता है कि दोनों सिलेबल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे गुड स्ट्रॉन्ग, ठीक। ओके, वो भी लेकिन स्टार्टिंग में ही रहेंगे, फिर उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस जो भी होगा। बट स्पॉन्डेइक स्टार्टिंग उसकी कैसे होती है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स रहेंगे। वहीं पे फेरिक में क्या है कि अ, दोनों पहले जो दो सिलेबस होते हैं वो वीक रहते हैं। ठीक है, दो सिलेबस वीक है। ओके, फिर कहीं स्ट्रांग है कहीं वीक है, बट ये उतने कॉमन नहीं है, बड़ी अनकॉमन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके चारों हैं, इनको आप समझ लोगे कि कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, तो ये क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, ये क्या हो गया, टू अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस, वन स्ट्रेस फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड। ओके, ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन, और आपको बताना होगा कि वो एम्बिक है, एनापेस्टिक है, टॉर्टिक है या डक्टाइलिक है। ओके, या ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ, अब यहाँ तो हमने फीट की बात कर ली। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कहीं पे ये लाइन बड़ी है, ठीक है, कहीं पे लाइन छोटी है, तो ये कैसे डिसाइड होगा, क्या पोएट्री में कोई भी कितना भी लंबा लिख सकता है, कोई कितना भी छोटा लिख सकता है, वर्ड्स लिमिट होता है कि नहीं होते हैं, कितने वर्ड्स होंगे या सिलेबल्स कितने होंगे। तो किसी में क्या सिलेबल्स ज्यादा कम हो सकते हैं। तो क्या, या उसका कोई मतलब है, या कोई एक कह लो उसमें कोई उसका भी कोई रूल है। तो यहाँ पे समझो मेट्रिकल लाइन लेंथ। ठीक है, लाइन की जो लेंथ है। तो अगर किसी लाइन में केवल एक सिलेबल रहेगा, एक सिलेबल मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस हो गया, या स्ट्रेस अनस्ट्रेस हो गया, तो ये सिंगल फुट है, जैसे कार हमने बोला था, तो वो क्या हो गया, एक लाइन में केवल हमने कार लिख दिया, फिर पोएट्री चेंज हो गई, दूसरी लाइन पे आ गया, तो ये मोनोसिलेबिक हो गया, मोनोमीटर इसको बोलेंगे। डायमीटर 2 फीट रहेगा, ट्राईमीटर 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, ये सबसे कॉमन है पेंटा। तो इसी को हम आयम्बिक पेंटामीटर बोलेंगे। जब आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड आएगा, दैट मीन्स कि आयम्बिक क्या है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है, और ये कितनी बार आएगा, ये 5 बार आएगा। हम्म एक लाइन में ऐसे, ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, तो ये जो एक पैटर्न था, ये 5 बार आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयम्बिक, आयम्बिक पेंटामीटर हो गया ये। ओके, ये ये तो पेंटामीटर हो गया। अगर यहीं पे ये चीज चेंज हो जाए, ओके, स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस ये 5 बार आ जाए, तो वो हो जाएगा टॉर्की। ओके, तो ये डिफरेंट फीट्स जब आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम बदलता जाएगा। नाउ अब आयम्बिक ही है, लेकिन 4 फीट है, तो आयम्बिक पेट्रामीटर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस केवल 4 बार ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आयम्बिक पेट्रामीटर हो गया। अगर किसी में 6 बार आ गया, तो हेक्सामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, या उसी को हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, उसमें 6 फीट रहेंगे। ओके, मतलब 6 यूनिट्स रहेंगे। हेप्टामीटर, फोर्टीनर भी जिसको बोलते हैं, जिसमें 7 फीट रहेंगे, और ऑक्टामीटर मतलब 8 फीट रहेंगे। फीट 8 है, सिलेबल्स कितने हो जाएंगे, इसमें इंटू 2 कर दोगे सभी में। ओके, तो वो सिलेबल्स निकल जाएंगे, तो इंटू 2 कर देंगे, तो मतलब इसमें 2 सिलेबल्स है। पेंटामीटर में कितने सिलेबल्स है, 5 टू 10 सिलेबल्स है। ओके, सिलेबल्स मतलब साउंड, यूनिट साउंड, अगर उसी को हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं, कि आयम्बिक पेंटामीटर 10 मात्राओं की होगी, उसमें 10 मात्राएं होंगी। ओके, अगर हेक्सामीटर है तो 12 मात्राएं होंगी। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन से मेट्रिकल लेंथ। ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम। ना, अब कुछ पोएटिक स्टेंजास की बात कर ले। अभी हमने लाइन में बात की कि लाइन में फीट होता है। ये फीट को ही हम, फीट के पैटर्न को जो है हम, वो हम कहते हैं मीटर। ओके, फिर उसके बाद इसमें कितने फीट आ रहे हैं, एक लाइन में कितने फीट आ रहे हैं, वो हमारा मेट्रिकल लाइन बताता है कि
मोनोमीटर है, पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है। फिर ये जो फीट है इसका पैटर्न क्या है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस है या अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, ये आपका डिसाइड करता है कि वो आयम्बिक है, टॉर्की है, स्पॉन्डिक है, एनापेस्टिक है, वो डिसाइड करता है। तो ये हमने एक लाइन की बात कर ली। नाउ अगर हम किसी पोएट्री में दो लाइन्स की स्टेंजा लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कपलेट। डेफिनेशन क्या है? अ टू लाइन स्टेंजा यूजुअली विद एंड राइम, ठीक है, जिसकी लास्ट में राइमिंग होती है। ओके, तो उसको हम कहते हैं कपलेट। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो जोफ्री चौसर, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। वीडियो लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो, जिसको हीरोइक कपलेट को इन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया। अब ये देखो किसमें है, आईएमबी पेंटामीटर में, मतलब ये दोनों जो लाइन्स होंगी वो अनस्ट्रेस स्ट्रेस कितनी बार, 5 बार, दोनों। या दोनों लाइन। ओके, तो ये हो गया आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है इंग्लिश पोएट्री में, ये कपलेट हो गया। फिर टर्सेट क्या होता है? टर्सेट 3 लाइन की स्टेंजा होती है। ओके, 1 2 3 लाइन की जो स्टेंजा होगी उसको हम लोग टर्सेट कहेंगे ना। उसका राइम स्कीम दोनों तरीके का हो सकता है, कि हो सकता है कि तीनों एक दूसरे से, जैसे हो सकता है लाइट, माइट, ब्राइट, ये ऐसे भी राइम स्कीम देखो, तीनों साउंड आपस में कहीं ना कहीं साउंड आपस में मैच कर रहा है। या हो सकता है कि ऐसे हो सकता है लाइट, फिर उसके बाद कुछ और वर्ड हो गया, फिर माइट हो गया। तो ये ए बी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसे पैटर्न्स आपको टर्सेट में देखने को मिल सकते हैं। टर्सेट मतलब 3 लाइन। ओके, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो डांटे ने किया हुआ है, जो कि इसको टेरजा रीमा भी कहते हैं। डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, तो टर्सेट को ही हम टेरजा रीमा भी कहते हैं, याद रखना इस चीज को। हम्म दो नाम है इसके, और इसको किसने किया था? डांटे ने किया हुआ है, इंट्रोड्यूस। नाउ क्वाट्रेन, क्वाट से बना हुआ है 4। ओके, तो 4 लाइन की स्टेंजा होती है इसमें, 4 लाइन की। देखो, 2 लाइन का कपलेट, 3 लाइन का टेरेजा रिमा या डॉर्सेट, 4 लाइन का क्वाट्रेन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेंजाइक फॉर्म इन पोएट्री। पोएट्री में सबसे कॉमन स्टेंजाइक फॉर्म है, सबसे ज्यादा इसमें ही लिखा जाता है। और इसको इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। काफी लोगों ने इसको यूज किया है। शेक्सपियर का सोनेट में भी आप देखते हो कपलेट और क्वाट्रेन का है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है सेनकिन। सेनकिन क्या है? 5 लाइन का स्टेंजा है, जिसमें सिलेबल्स वेरी करते रहते हैं, मीटर वेरी करता रहता है, ठीक है, उसका पैटर्न। ठीक है, मॉडर्न सेनकिन जो है उसको एडिलाइड क्रेस्पी ने डेवलप किया हुआ है, अमेरिकन पोएट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सेस्टेड, 6 लाइन की होती है, 6 लाइन स्टेंजा है। और पेट्रार्कियन सोनेट में आपको ये देखने को मिला है, और ये इंट्रोड्यूस करो, पेट्रार्क ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इटालियन सोनेटियर है, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, सोनेट में है, आपने इस चीज को पढ़ा है। देन देर इज सेप्टेट या 7 लाइन्स का, इसी को हम लोग राइम रॉयल भी कहते हैं। इसको भी चौसर ने इंट्रोड्यूस किया। तो चौसर ने दो, हीरोइक कपलेट और राइम रॉयल, इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया है। इसका आप राइम स्कीम देख सकते हो, ABA BB CC। ये राइम स्कीम है, चौसर ने ट्रायलस और क्रेसिडे में इस चीज को यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है ऑक्टेव। ऑक्टेव 8 लाइन का होगा। ओके, ये भी पेट्रार्कियन सोनेट में, और पेट्रार्क ने ही इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, सेस्टेट और ऑक्टेव को। स्पेंसरियन स्टेंजा जो कि 9 लाइन्स की होती है, ये भी याद रखोगे आप। स्पेंसरियन स्टेंजा भी 9 लाइन्स की होती है। नाम से ही पता है कि इसको एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्यून में यूज किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया है। 9 लाइन का, अब इसका राइम स्कीम देख सकते हो आप। हाँ, फर्स्ट 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर में रहेगा, और लास्ट इन अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर में रहेगा। ये अलेक्जेंड्राइन हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, उसमें रहेगा हेक्सामीटर, जिसको कहेंगे, मतलब 7 लाइन्स, 7 फीट्स रहेंगे उसमें। ओके, इसको एडमंड स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। राइम रॉयल, जिसको हमने अभी अभी पीछे भी पढ़ा था, 7 लाइन स्टेंजा होती है आयम्बिक पेंटामीटर में, चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। देन वेलेनली है, जो कि 19 लाइन पोएम है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 टर्सेट एंड अ कंक्लूडिंग क्वार्टेट विथ रिपीटेड। इसको फ्रेंच पोएट है जेन पासरेट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। जाते जाते उससे पहले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सोनेट का, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? आप उसके सही ऑप्शंस को बताओगे कमेंट में, और हम जिसका भी सही होगा उसको हम एक बिग लाइक दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।